हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म सीपीएम एजुकेयर पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 12th हिंदी विषय में हिंदी काव्य साहित्य पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार सेशन आप सभी के लिए होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखा करें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लें, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आपका पहला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर मिश्रा बंधु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है वीरगाथा काल आदिकाल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो ऑप्शन है आप सभी के सामने, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। तो इसी क्रम में आपको देखना है अगला प्रश्न, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? चारण काल। ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने, राहुल सांकृत्यायन, सेम ऑप्शन है आपके ऊपर वाले प्रश्न का। तो प्यारे विद्यार्थियों, चारण काल कहा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है सिद्ध सामंत काल, वीरगाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा है चारण काल। ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न है, आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? विसल देव रासो, परमाल रासो, खुमाल रासो, या फिर हमीर रासो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाल रासो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हरिवंश पुराण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है देवसेन, विमल देव, पुष्पदंत, या फिर स्वयंभू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वयंभू। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप सभी। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? दलपति, जगनिक, केशवदास, या फिर विद्यापति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यापति। ठीक है, कीर्ति लता, कीर्ति पताका है ना, इन सब के रचनाकार कौन है? विद्यापति जी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का रचना काल है? किस काल में पृथ्वीराज रासो की रचना हुई थी? यानी कि जो पृथ्वीराज रासो जो आपका रचना है, वो हिंदी साहित्य के इतिहास में किस कालखंड का माना जाता है? तो ध्यान रखेंगे आप सभी, राइट आंसर इसका जाएगा ऑप्शन ए, वीरगाथा काल। ठीक है, वीरगाथा काल के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है या किसे माना जाता है? रामचरितमानस, पद्मावत, रामचंद्रिका, या फिर पृथ्वीराज रासो। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन थे? वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, या फिर निम्बार्काचार्य। तो बताना है सही उत्तर आप सभी को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानुजाचार्य। ठीक है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कौन प्रमुख कवि हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के? तो तुलसीदास, सूरदास, नंददास, या फिर कबीरदास। तो प्यारे विद्यार्थियों, तुलसीदास, सूरदास या नंददास ये सब आपके प्रेम मार्गी शाखा के हैं, है ना। कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के हैं। ठीक, तो निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं कबीरदास जी। ठीक, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, या फिर राम भक्ति शाखा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, अष्टछाप के कवि कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। ठीक है, जिसमें विठलनाथ, वल्लभाचार्य, सूरदास इत्यादि कवि आते हैं, है ना। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? पृथ्वीराज रासो, साकेत,
कामायनी या फिर विनय पत्रिका। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन डी, विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य, नरहरिदास, रामानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो कौन थे कबीरदास जी के गुरु? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी, रामानंद जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, माधवाचार्य किस वाद के प्रवर्तक हैं? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद या फिर शुद्ध अद्वैतवाद। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, द्वैतवाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? ठीक है। हिंदी लिटरेचर का जो गोल्डन एज है वो कौन सा है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, भक्तिकाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी का है, निम्नलिखित में किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। तो आप सभी को पता है कि मध्यकाल को ही रीतिकाल कहते हैं। तो जो पूर्व मध्यकाल हो जाएगा ये रीतिकाल के पहले का समय हो जाएगा और रीतिकाल के पहले का समय भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भक्तिकाल। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन हैं? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुलसीदास। निम्नलिखित में कौन प्रेमाश्री शाखा के कवि नहीं हैं? जायसी, मंझन, नंददास या फिर कुतुबन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, नंददास। ठीक है। आइए आगे बढ़ें। जायसी को किस धारा का कवि माना गया है? ऑप्शन है आप सभी के सामने, ज्ञान मार्गी काव्य धारा, राम मार्गी काव्य धारा, सूफी काव्य धारा या फिर सगुण भक्ति काव्य धारा। ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सूफी काव्य धारा। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित विश्वनाथ मिश्रा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? घनानंद, भूषण, केशव या फिर पद्माकर। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका केशव। ठीक है। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूव करिएगा, बिहारी सतसई में, ठीक है, सब सही लिख गया है, बिहारी सतसई में दोहों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है। सतसई शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि 700 तो होना ही चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट 700 नहीं, मैं आपको बता दूं। ठीक है। जो बच्चा तुक्का लगाएगा ना तो वो सी ऑप्शन को टिक करेगा 700, लेकिन ध्यान रखना है 700 से कुछ ज़्यादा है। ठीक, इस बात को आप याद रखेंगे। तो कितना हो जाएगा? 719, 713 या फिर 724? 700 तो नहीं होने वाला, मैंने आपको बता दिया पहले। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 719। बिहारी सतसई में 719 जो आपके दोहा हैं वो हैं। ठीक है। आइए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, प्रेम माधुरी के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर लाला श्रीनिवास दास। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? ऑप्शन है वैदेही वनवास, एक ही है ऑप्शन है, वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, साकेत या फिर कामायनी। तो जो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास है। ठीक है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? आप सभी कमेंट्स करके जरूर बताइए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरणगुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या फिर छायावादोत्तर युग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विवेदी युग। ठीक है। अगला प्रश्न है, गंगा अवतरण किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सुमित्रा नंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा
जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। आइए आगे बढ़ें। प्रिय प्रवास का मुख्य रस कौन सा है? संयोग श्रृंगार, करुण रस, वियोग श्रृंगार या फिर शांत रस? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वियोग श्रृंगार। ठीक है, चुभते चौपदे के रचनाकार कौन हैं? सुमित्रानंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, इसके रचनाकार हरिओत जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत? तो जो सही उत्तर है इसका, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, पहला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 9, 12, 15 या फिर 17। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यामा किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, अज्ञेय या फिर सुमित्रानंदन पंत? तो आप सभी जानते हैं कि यामा महादेवी वर्मा जी की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंसू किसकी रचना है? निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया? ऑप्शन है आप सभी के सामने, 1947, 1943, 1950 या फिर 1931? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1943। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? कौन प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? ऑप्शन है दिनकर, निराला, धूमिल या फिर अज्ञेय? अज्ञेय जी का पूरा नाम आप सभी को पता होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, है ना? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, अज्ञेय। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी या फिर हुंकार? ये सारी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ठीक है, इसमें से किस रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उर्वशी। ठीक है, उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? पहला सप्तक हमने देखा 1943, ऑप्शन बी, है ना? अब हम देखेंगे दूसरा और तीसरा सप्तक। तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका ऑप्शन आपका वही है, सेम है, 1943 है, 51 है, 59 है और 76 है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1951। ठीक है, 1951 में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। और इसी क्रम में तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शंस आपके सामने सेम है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, बताइए आप लोग फटाफट। ठीक है, तीसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परशुराम की प्रतीक्षा किसने इसको लिखा है? परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? ऑप्शन हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, रामधारी सिंह दिनकर, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती? इनमें से सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने लिखा है परशुराम की प्रतीक्षा? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण शर्मा नवीन, अज्ञेय जी या फिर नागार्जुन? तो इसका सही उत्तर है अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इसका सही उत्तर है। तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण हिंदी काव्य साहित्य पर आधारित प्रश्न जो इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जो लोग नए आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले ऐसे ही सभी क्लासेस की नोटिफिकेशंस आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। जल्दी मिलते हैं एक और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।